मैं अक्षय नारायण पारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूँ राजकीय महाविद्यालय बूंदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। प्यारे विद्यार्थियों, आज का ये वीडियो बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए है और एक तरह से ये कहें कि बीए फर्स्ट ईयर का एडमिशन लेट हुआ था, इस वजह से हमारी पढ़ाई भी लेट प्रारंभ हुई और जो फर्स्ट पेपर है उसमें लगभग हमने कोर्स पूरा कर लिया है। जो सेकंड पेपर है उसकी आज से हम लोग शुरुआत करेंगे, जो कि प्रश्न पत्र सेकंड है, भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी, और उसका जो यूनिट फर्स्ट है उसका पहला चैप्टर है सांस्कृतिक और संजातीय विविधताएं, अर्थात कल्चरल एंड एथनिक डाइवर्सिटीज। कहने का तात्पर्य है आज हम लोग जो भारतीय समाज जो विषय है, इंडियन सोसाइटी है, उसमें जो भारत की सांस्कृतिक और संजातीय एथनिक जो डाइवर्सिटीज हैं, विविधताएं हैं, उन पर विस्तृत चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयत्न करेंगे कि जो भारतीय समाज है उसकी क्या विशेषताएं हैं, साथ ही भारतीय समाज में किस प्रकार से विविधताएं पाई जाती है, किस प्रकार से समानताएं पाई जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हम किसी भी समाज को यदि समझना चाहते हैं या किसी भी समाज का अध्ययन करना चाहते हैं तो हमें उस समाज की संस्कृति, इतिहास, आध्यात्मिकता, सहिष्णुता, धार्मिकता, ग्रहणशीलता, परिवार, विवाह आदि सभी संस्थाओं का अध्ययन, आदि सभी चीज़ों का अध्ययन करना आवश्यक होता है। इनके अभाव में, इनके अध्ययन के अभाव में हम लोग संपूर्ण समाज का अध्ययन नहीं कर सकते। और इसके बाद में जब इनका अध्ययन हो जाता है, विशेष से संस्कृति का, किसी समाज की संस्कृति का अध्ययन हम करते हैं तो इसके पश्चात वहाँ की भाषा, संस्करणात्मक व्यवस्था अर्थात ऊंच नीच की व्यवस्था, धार्मिक विश्वास और व्यवहार, सांस्कृतिक प्रतिमान जो हैं उनका ज्ञान प्राप्त किया जाता है, अर्थात उनके बारे में जानने का प्रयत्न किया जाता है। तो हम भारतीय समाज को समझने के लिए इन्हीं सभी बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे और हम लोग ये प्रयत्न करेंगे कि ये जो इंडियन सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी जो पेपर सेकंड है आप लोगों का, उसमें पूर्ण रूप से भारतीय समाज को समझें और आप लोगों को समझने के दृष्टिकोण से, साथ ही साथ परीक्षा के दृष्टिकोण से, दोनों ही नज़रिए से हम लोग अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारतीय समाज के प्रमुख लक्षण, अर्थात भारतीय समाज जो है वो क्या है। जब हम लोगों ने फर्स्ट पेपर में समाज पढ़ा था तो हम लोगों ने जाना था कि समाज क्या है, समाज का अर्थ परिभाषा क्या है, और विशेषताएं हमने भारतीय समाज की ही बात की थी और उसकी प्रमुख विशेषताएं की चर्चा की थी। तो जो भारतीय समाज है उसके प्रमुख लक्षण क्या क्या होते हैं। यदि हम भारतीय समाज में विविधता को समझना चाहते हैं तो भारतीय समाज के प्रमुख लक्षणों की चर्चा करना अनिवार्य होता है। तो सबसे पहले है प्राचीनता एवं स्थायित्व। प्राचीनता और स्थायित्व। भारतीय समाज बहुत प्राचीन समाज है और भारतीय समाज व्यवस्था जो है वो प्राचीन संस्कृतियों में गिनी जाती है और इस भारतीय संस्कृति का आज भी यदि हम देखेंगे तो इसका स्थायित्व आज भी बना हुआ है, अर्थात आज के आधुनिक युग में भी भारतीय संस्कृति को हम लोग देख सकते हैं। जैसे मिस्र की संस्कृति है, बेबीलोनिया की संस्कृति है, यूनानी संस्कृति है, ये सभी संस्कृतियाँ ऐतिहासिक धरोहर बन चुकी है, ये कहें कि इतिहास में कहीं विलीन हो चुकी है। परंतु जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति प्राचीन काल से चली आ रही है और वर्तमान आधुनिक काल में भी आज भी हम भारतीय संस्कृति को देख सकते हैं। तो इसका पहला जो लक्षण है वो क्या है, प्राचीनता और स्थायित्व, अर्थात स्थायीपन का इसमें गुण पाया जाता है। अर्थात अन्य जो प्राचीन संस्कृतियां हैं उनके समान भारतीय संस्कृति इतिहास का हिस्सा नहीं हुई है, जबकि स्थायी रूप में स्थायीपन लिए हुए आज तक भारतीय समाज में व्याप्त है। चाहे हम बात करें सांस्कृतिक रूप से यज्ञ की, हवन की, वैदिक मंत्रों के उच्चारण की, ये सभी आज हमें आधुनिक समाज में भी देखने को मिलते हैं और हजारों साल के बाद, हजारों वर्षों के बाद भी आज भी हम लोग
पुनर्जन्म में, धार्मिक संस्कारों में, आध्यात्म में आदि में विश्वास करते हैं। इन सब के बीच में बाह्य आक्रमणकारी भारत में आए। उन्होंने भारत में आक्रमण किया, भारत को नुकसान पहुंचाया, भारतीय संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया। परंतु इन सब के बावजूद भारतीय संस्कृति ने अपना स्थायित्व बनाए रखा, और इसी स्थायित्व के कारण एक प्रमुख लक्षण भारतीय संस्कृति का यह है कि इसमें प्राचीनता और स्थायित्व का गुण पाया जाता है। दूसरा है आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्मिकता का जो आशय है या ये कहें कि जो भारत की जो आत्मा निवास करती है, भारतीय समाज की जो आत्मा निवास करती है, वो धर्म और आध्यात्मिकता में ही निवास करती है। या ये कहें कि धर्म और आध्यात्मिकता भारतीय समाज की आत्मा होते हैं। कैसे होते हैं कि जो भारतीय समाज है उसमें कभी भी किसी भी युग में जो भोग विलास है, या फिर ये कहें कि केवल आनंद की अनुभूति है या शारीरिक आनंद की अनुभूति है, उसे कभी भी उद्देश्य नहीं माना गया है। यदि हम बात करें कि भारतीय समाज में जो विवाह है उसके उद्देश्यों में भी कभी भी जो केवल शारीरिक सुख है उसको कभी भी महत्व नहीं दिया गया है। सबसे पहले महत्व दिया गया है धर्म को, उसके पश्चात संतानोत्पत्ति को, और उसके पश्चात रति को अर्थात आनंद को। तो जो आनंद है वो सबसे अंत में रखा गया है। तो आत्मा और ईश्वर के महत्व को भारतीय समाज में सदैव स्वीकार किया गया है, और जो आध्यात्मिकता है, जो धर्म का स्वरूप है या धर्म है, उसको सर्वोपरि आनंद माना गया है। और इसीलिए जो भारतीय समाज है वो आस्तिक संस्कृति वाला समाज कहलाता है। अर्थात भारतीय समाज में आस्तिकता या आस्तिक लोग पाए जाते हैं या रहते हैं। चाहे वैदिक कर्मकांड हो, किसी भी धर्म की शिक्षा हो, साधना हो, वो इसके महत्व को स्पष्ट करते हैं। तो जो दूसरा महत्वपूर्ण गुण है या लक्षण है भारतीय समाज का, वो है आध्यात्मिकता, कि इसके अंतर्गत मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य आध्यात्मिक पद्धतियों पर चलते हुए सांसारिक जीवन से मोक्ष प्राप्त करना माना गया है। और जो चारों पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसकी प्राप्ति पर जोर दिया गया है। इसके अंतर्गत भी धर्म को प्रथम स्थान पर रखा गया है। तो पहला हुआ प्राचीनता एवं स्थायित्व, दूसरा है आध्यात्मिकता। अब आता है तीसरा सहिष्णुता, टॉलरेंस। कहने का जो भारतीय समाज है वो सभी धर्मों, जातियों, प्रजातियों और संप्रदायों के प्रति सहिष्णु और उसमें सम्मान का भाव पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी धर्म की तुलनात्मक रूप से किसी भी धर्म को कम या कि दूसरे धर्म को बेहतर समझा जाता हो, या किसी धर्म के प्रति द्वेष भाव रखा जाता हो। जैसे कि हमारे जो धर्म ग्रंथ गीता है उसमें भी कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अन्य देवताओं की श्रद्धा पूर्वक उपासना करने वाले भी मेरा ही भजन करते हैं। अर्थात जो अन्य धर्मों को मानने वाले हैं, अन्य देवताओं की उपासना करने वाले हैं, वे भी मेरा ही भजन करते हैं। उसका अर्थात उसका भी उतना ही महत्व है। और इसी काल में, जब प्राचीन समय से यदि हम बात करें, तो भारतीय समाज में अनेक संस्कृतियाँ आई, और इन्हीं संस्कृतियों के द्वारा ये संस्कृतियाँ भी भारतीय संस्कृति में मिलजुल कर फलने फूलने लगी। हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई सभी अपनी अपनी विशेषताएं रखते हैं। और यहाँ तक कि जो यहूदी भारत में आए, ईसाई आए, पारसी आदि ने भी भारतीय समाज में शरण ली और भारतीय समाज में अपनी संस्कृति को जीवटता प्रदान किया, जीवित रखा। और कहने का तात्पर्य है कि भारतीय समाज ने किसी भी संस्कृति का न तो दमन किया, न ही किसी अन्य संस्कृति पर अपनी संस्कृति को थोपने का प्रयत्न किया। इसी कारण से जो भारतीय समाज है वो सभी धर्मों, जातियों, प्रजातियों में परस्पर प्रेम भाव और सहिष्णुता रखता है, या इसके अंतर्गत ये देखी जा सकती है। अगला है अनुकूलनशीलता। जब हमने अनुकूलन पढ़ा था, अनुकूलन का तात्पर्य है कि स्वयं को परिस्थितियों के अनुसार ढालना, उसको कहते हैं अनुकूलन, अडॉप्टेबिलिटी।
भारतीय समाज ने सदैव अपने आप को या भारतीय संस्कृति ने सदैव अपने आप को जैसी परिस्थितियां रही है उसके अनुसार सामंजस्य किया है या अनुकूलनशील बनाया है। और जैसे जैसे परिस्थितियों में परिवर्तन होता रहता है वैसे वैसे भारतीय संस्कृति में भी परिवर्तन होता रहा। फिर भी इस परिवर्तन के उपरांत भी भारतीय संस्कृति में, भारतीय समाज में भारतीय संस्कृति की झलक स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। जैसे इसका एग्जाम्पल लें कि जब वैदिक युग था तो वो धर्म यज्ञ प्रधान था, वो यज्ञ प्रधान युग था, जबकि आज भक्ति का प्राधान्य है, अर्थात आज भक्ति का महत्व अधिक है। लेकिन जो अनुकूलनशील प्रवृत्ति थी भारतीय समाज की, उससे इसका स्वरूप वो का वो ही पाया जाता है, अर्थात इसमें किसी प्रकार का अंतर देखने को नहीं मिलता है। तो कहने का तात्पर्य है कि भारतीय समाज में अनुकूलनशीलता का गुण पाया जाता है। अगला है सर्वांगीणता। जो भारतीय समाज है उसका संबंध हमेशा से समाज के सभी पक्षों से रहा है और इसके निर्माण में भी समाज के सभी पक्षों का योगदान रहा है। चाहे यदि हम सर्वांगीण विकास का लक्ष्य की बात करें तो चाहे ये लोग हो चाहे परलोक हो, दोनों प्रकार की उन्नति करना भारतीय समाज का लक्षण रहा है। भारतीय समाज में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार की शक्तियों पर बल दिया गया है और सदैव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वाली धारणा को लेकर कार्य किया गया, अर्थात सभी सुखी हों और सभी रोग रहित हों। और इसी भारतीय समाज में जो चारों पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उसको प्राप्त करने के लिए कहा गया है। और कहने का तात्पर्य है कि इसके अंतर्गत सर्वांगीणता का गुण भी पाया जाता है। अगला है ग्रहणशीलता। ग्रहणशीलता का जो तात्पर्य है, भारतीय समाज सभी नवीन तत्वों को अपने में समाहित कर उनका एकाकार कर लेता है, अर्थात सभी जो नवीन तत्व हैं, अन्य संस्कृतियों के भी जो नवीन और अच्छे तत्व हैं, उनको अपने अंदर समाहित या एकाकार कर लेता है। और यदि ऐसा नहीं होता, यदि भारतीय समाज की प्रवृत्ति ऐसी नहीं होती तो बहुत से अन्य समाज और संस्कृतियों की भांति भारतीय समाज भी विलुप्त हो गया होता। अर्थात यदि दूसरी संस्कृतियों के अच्छे गुण एकत्रित नहीं करता भारतीय समाज तो अन्य प्राचीन संस्कृतियों के समान वो भी इतिहास का एक पार्ट हो जाता। जैसे शक आए, यहाँ हूण आए, मंगोल आए, तुर्क आए और काफ़ी समय तक आपस में झगड़ते रहे और अंत में भारतीय संस्कृति का ही एक अंग बन गए। तो उन्होंने यहाँ की भाषा, धर्म, रीति रिवाज को भी अपना लिया। तो जब विदेशी पूरी तरह से अपने आप को आत्मसात कर लिया उन्होंने संस्कृति को, तो इसलिए भारतीय जो संस्कृति है वह स्वयं में आत्मसात भी कर लेती है और उसमें ग्रहणशीलता का गुण भी पाया जाता है। अगला है धार्मिकता। यदि भारतीय समाज की बात करें तो भारतीय समाज पर वेद, उपनिषद, पुराण, महाभारत, गीता, कुरान, बाइबल आदि सभी का गहरा प्रभाव हमें दिखाई देता है, जिससे यहाँ के लोगों को त्याग, तप, संयम, नियम और आशावादिता की शिक्षा दी है। अर्थात सभी धर्मों के सभी धर्म ग्रंथों का यहाँ प्रभाव परिलक्षित होता है या दिखाई देता है। और व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन की उन्नति के लिए धर्म सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, क्योंकि इसमें जो सांप्रदायिकता की भावना है वह नहीं पाई जाती और सभी के लिए समान रूप से हितकारी भावना पाई जाती है। इसलिए जो धार्मिकता का गुण है वो भी भारतीय समाज के अंतर्गत हमको देखने को मिलता है। अगला है वर्णाश्रम। वर्णाश्रम का तात्पर्य है कि जो भारतीय समाज है उसमें श्रम विभाजन द्वारा 4 वर्णों की उत्पत्ति की गई, या ये कहें कि 4 वर्णों में विभाजित किया गया। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और प्रत्येक वर्ण को अपने अपने पृथक पृथक कार्य बताए गए। जैसे ब्राह्मणों का कार्य अध्ययन अध्यापन करना, क्षत्रियों का कार्य जो शक्ति से संबंधित या राज्य की रक्षा करने संबंधित कार्य हैं वो करना, वैश्य का कार्य भरण पोषण करना या अर्थव्यवस्था संबंधी जो कार्य हैं वो करना,
और शूद्रों का कार्य इन सभी वर्णों की सेवा करना रहा है। तो इन सभी वर्णों के जो अधिकार और कर्तव्य बटे हुए हैं प्रारंभ से, और इनमें हमेशा से समन्वय बना रहा है। प्रत्येक वर्ण अपने कार्य को सही प्रकार से सुव्यवस्थित ढंग से करता आया है। अगला है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ भी भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता अथवा लक्षण है। यदि पुरुषार्थ की हम बात करें तो व्यक्ति के जीवन में 4 पुरुषार्थ माने गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और ये चारों ही पुरुषार्थ कहे जाते हैं। जो धर्म है वो जो व्यक्ति के दायित्व है या समाज के दायित्व है उसके निर्वाह से संबंधित होता है कि व्यक्ति को समाज में रहकर कौन से दायित्वों की पूर्ति करनी होती है, ये धर्म के अंतर्गत आता है। अर्थ में वे सभी साधन आते हैं जो व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, कि व्यक्ति को समाज में रहने के लिए, भरण पोषण करने के लिए, जीवन यापन करने के लिए जो आर्थिक आवश्यकताएं होती है, आर्थिक संसाधनों की पूर्ति होती है, वो अर्थ के अंतर्गत आती है। काम जीवन के आनंद से संबंधित होता है। काम का भी महत्व चारों पुरुषार्थों में बताया गया है, क्योंकि ये जीवन के आनंद से संबंधित होता है। और जो मोक्ष है वो इन तीनों पुरुषार्थों के पश्चात आता है, जिसका अर्थ पूर्ण संतुष्टि या तुष्टि कहा जा सकता है, इससे लिया जाता है। तो इसमें व्यक्ति के जीवन मरण से मुक्त होकर परमानंद की प्राप्ति करता है, अर्थात धर्म की पूर्ति, धर्म, अर्थ, काम और उसके पश्चात मोक्ष, अर्थात व्यक्ति का जो अंतिम लक्ष्य है वो मोक्ष बताया गया है। अगला है कर्म एवं पुनर्जन्म का सिद्धांत। अब भारतीय समाज है उसमें हमेशा से कर्म प्रधान समाज माना गया है, अर्थात अच्छे कर्म करने पर अच्छा फल प्राप्त होता है और बुरे कर्म करने पर बुरा फल मिलता है। इसलिए व्यक्ति को सद्कर्म करने चाहिए। तो भारतीय समाज की जब ये विशेषता रही, ये लक्षण रही, तो व्यक्ति स्वतः ही अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित होता है। और जब व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा तो स्वतः ही समाज में सुव्यवस्था एवं संतुलन बना रहेगा। अगला है ऋण तथा यज्ञ। जो हिंदू जीवन व्यवस्था है उसमें 5 प्रकार के ऋण माने गए हैं या 5 प्रकार के ऋण बताए गए हैं। पहला देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण, तीसरा पितृ ऋण, चौथा अतिथि ऋण और 5वां नर ऋण। तो मनुष्य अपने दायित्वों को भली भांति निर्वाह करने के पश्चात ही इन ऋणों से मुक्ति पा सकता है। और भारतीय समाज की जो ये विशेषता है अन्य किसी समाज में नहीं मिलती, क्योंकि इन ऋणों से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति को सद्कर्म करने ही पड़ेंगे, अच्छे कर्म करने ही पड़ेंगे, अपने दायित्वों का निर्वाह करना ही पड़ेगा। अगला है संस्कार। भारतीय समाज में किसी भी व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनने और उसके व्यक्तित्व का विकास करने के लिए 16 संस्कारों की व्यवस्था की गई है। और आप लोगों ने भी सुना होगा, जब व्यवहारिक रूप में हम देखते हैं तो हम बात करते हैं 16 संस्कार होते हैं। और उनका उद्देश्य क्या होता है? उनका उद्देश्य व्यक्ति के संपूर्ण जीवन में समय समय पर व्यक्ति का परिष्कार करना और अन्य सामाजिक अब जो उसके कर्तव्य हैं उनका ज्ञान कराना होता है। हम आगे भी इनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे इन संस्कारों में गर्भाधान होता है पहले, फिर पुंसवन होता है, फिर ऐसे अनेक 16 संस्कार होते हैं जो कि मरणोपरांत तक चलते रहते हैं। और इन सभी संस्कारों का भारतीय समाज में विशेष महत्व है, क्योंकि ये व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्तियों को समाज उपयोगी बनाते हैं। जो व्यक्ति की जो आदतें हैं या व्यक्ति की जो प्रवृत्तियां हैं, मूल प्रवृत्तियां हैं, उनको समाज के लिए उपयोगी बनाते हैं। अगला है जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम। अब भारतीय समाज में जैसे वर्ण व्यवस्था है, वर्ण एवं जातियों में विभक्त किया गया है और प्रत्येक जाति को अपने अपने व्यवसाय, रीति रिवाज, रहन सहन के तरीके और कर्तव्य निश्चित किए गए हैं, अर्थात उन्हीं के अनुसार वो कार्य करते हैं। तो जो जाति व्यवस्था है उसमें प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार भी निश्चित हैं तो उसके कर्तव्य भी निश्चित हैं। विवाह संबंधों में भी जाति का अपना अलग महत्व
होता है, जैसे जाति अंतर्विवाह का नियम भारतीय समाज में पाया जाता है। तो ये भी एक लक्षण की विशेषता है भारतीय समाज का। अगला है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार भी भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण विशेषता अथवा लक्षण है। तो संयुक्त परिवार हम किसे कहते हैं? जब हमने संयुक्त परिवार पिछले फर्स्ट पेपर में हम लोगों ने पढ़ा था कि इसमें 3 या 4 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक साथ निवास करते हैं और जो घर का सबसे बड़ा सदस्य होता है वो उसमें मुखिया होता है और उसके अधीन रहकर, या ये कहें कि उसके निर्देशन में सभी कार्य करते हैं। सभी लोगों का संपत्ति पर अधिकार होता है। जब प्राचीन समय की हम बात करें तो जो हमारी अर्थव्यवस्था थी पूर्ण रूप से कृषि पर आधारित थी, तब संयुक्त परिवारों का महत्व अधिक था। परंतु जैसे जैसे समाज में परिवर्तन आया तो फिर भी उसके पश्चात भी, परिवर्तन के पश्चात भी संयुक्त परिवार भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता कही जा सकती है। अगला है विविधता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण है या विशेषता है और इसके ही बारे में हम आगे चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि किस प्रकार से जो भारत देश है, भारतीय समाज है, इसका अनुपम लक्षण एक ये है कि इसमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, विविधता में एकता पाई जाती है। क्योंकि भारत एक अत्यंत विशाल देश है और कश्मीर से कन्याकुमारी तक यहाँ अनेक भाषाएं, धर्म, व्यवसाय, रीति रिवाज, रहन सहन अलग अलग, जनसंख्या, भौगोलिक पर्यावरण और आदि के आधार पर विभिन्न विशेषताएं पृथक पृथक होती है। लेकिन इन सब विविधताओं के बावजूद भी संपूर्ण जो भारतीय समाज है वो एक है और आज भी जीवट है या जीवित स्थिति में भारतीय संस्कृति, भारतीय समाज में विद्यमान है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग जो भारतीय समाज की प्रमुख विविधताएं हैं उन पे चर्चा करेंगे और आप लोग निरंतर यदि वीडियो देखेंगे, वीडियो पढ़ते रहें, क्योंकि जब तक ये पैंडेमिक काल चल रहा है तब तक हम लोग आमने सामने प्रत्यक्ष रूप से बैठकर अध्ययन अध्यापन कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए अधिक से अधिक आप लोग देखें और यदि इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।